अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टील रूल की। पॉइंट वाइज में सभी चीज़ें लिखाऊंगा और वही चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जिससे पुराने प्रश्न बने हुए हैं। तो देखिए, स्टील रूल से जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, ये हमारे स्टील रूल के टाइप होते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जो स्टील रूल से सबसे पहला प्रश्न बनता है वो बनता है मटेरियल का, कि ये हमारे किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये बनी होती है हमारी हाई कार्बन स्टील। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेनलेस स्टील लिख लीजिए, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील की ये क्या होती है, स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। तीनों पदार्थों की बनी होती है, लेकिन आपसे नॉर्मली जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में कौन सा रहता है, स्टेनलेस स्टील। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन आपको क्या करना है, स्टेनलेस स्टील का ऑप्शन आपको सही करना है। साइज की बात करें तो साइज से आपसे प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन आप तब भी जान लीजिए 150 mm से क्या होती हैं, 300 mm के साइजों में ये उपलब्ध होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप वाइज, जो हमारा स्टील रूल का टाइप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शार्ट में हम लोग सभी चीज़ें देख लेते हैं और उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं जहाँ से क्या बनता है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, स्टैंडर्ड स्टील रूल। इसका भी वही मटेरियल किसका होता है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, यानी कि अल्पतमांक कितना होता है। तो आपको सबसे पहली बात इसका याद रखना है, अल्पतमांक होता है 0.5 mm। अब अल्पतमांक लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट वो होता है जिसको, यानी कि वह माप जो कोई वह यंत्र क्या कर सकता है, वह छोटी से छोटी माप जो कोई यंत्र शुद्धता से माप सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट, या उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि जो इसका अल्पतमांक है वो होता है 0.5 mm, लेकिन ये 0.5 mm है, यानी कि एक तरह से किसमें है, एसआई पद्धति में। कभी कभी आपसे क्या करता है, ब्रिटिश पद्धति, यानी कि जो हमारा FPS सिस्टम है उसमें भी इसका अल्पतमांक पूछ लेता है। तो उसमें इसका अगर अल्पतमांक पूछे तो वो होता है 1/64 इंच। ठीक है, तो दो बातें आपको स्टैंडर्ड स्टील रूल से याद रखनी है, और आपको पता है ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही होती हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल ऐसी होती है, एक तरफ सेमी में, ठीक है, एक तरफ इंच में क्या बने होते हैं, एक तरफ इंच में इसमें ग्रेजुएशंस बने रहते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। अब इसका मटेरियल पूछता है कि ये किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील की क्या होती है, एक पतली सी पत्ती होती है, उसकी ये फ्लेक्सिबल स्टील रूल बनी होती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। यानी कि कोई अनियमित आकृति है, अगर हमको उसकी भी माप लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। यानी कि आसानी से क्या हो सकती है, आसानी से मोड़ सकती है। तीसरा है क्या, नैरो रूल। अब नैरो रूल का उपयोग सकरे खाँचों में, यानी कि जो नैरो हमारे स्लॉट्स हैं उसमें मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, जो देखिए मैंने आपको बताया प्रश्न वाइज हम लोग बात करेंगे। प्रश्न पूछता है कि जो नैरो रूल होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो नैरो रूल की चौड़ाई क्या होती है, 5 mm, यानी कि बस ये क्या होती है, 5 mm चौड़ी होती है। और सकरे स्थानों में माप लेने के लिए, यानी कि जहां हमारी ये चौड़ी जो स्टील रूल है नहीं जा सकती, वहां पे माप लेने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 5 mm, जबकि बात करें लंबाई की तो लंबाई हमारी वही होती है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर या 150 mm से 300 mm। तो आपको इससे ये चीज़ याद रखनी है। हुक रूल से आपको कोई चीज़ नहीं याद रखनी है, ये बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि यहाँ पे क्या लगा होता है। लास्ट में आप लोगों ने राजगीर वगैरह के देखा होगा, वो क्या करते हैं, हुक रूल क्या मतलब यूज करते हैं। जैसे किसी चीज़ की नाप लेना है तो हमको किसी हेल्पर की आवश्यकता नहीं पड़ती ताकि वो दूसरा सिरा जो है उसका पकड़े। इसके एक सिरे पर हुक लगा होता है और राजगीर क्या कर सकता है, अकेले ही किसी भी चीज़ का, लंबी वस्तु का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है क्या हमारी, ये है हमारी श्रिंक रूल। अब देखिए श्रिंक रूल है क्या, तो सबसे पहले आप बात को समझने का प्रयास करिए। श्रिंक रूल का जो उपयोग है
वो पैटर्न मेकिंग में किया जाता है। ठीक है, और हमारी जो श्रिंक रूल होती है ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखिए श्रिंक रूल होती क्या है। देखिए जब हम क्या करते हैं, मोल्डिंग शॉप आप लोगों के होगा सिलेबस में, तो मोल्डिंग शॉप में जब हम लोग जाते हैं तो मोल्डिंग शॉप में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। एक होता है हमारा ऊपर वाला पार्ट, एक हमारा ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं कोप एंड ड्रैग, जिसमें हम लोग सैंड वगैरह भर के क्या करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोल्ड बनाते हैं, और मोल्ड बनाने से पहले हम लोग उसी वस्तु का, यानी कि जैसे हमको कास्टिंग करनी है वैसे ही क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। वो जो पैटर्न बनता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं। अब देखिए श्रिंक रूल है क्या कि इसमें जो नॉर्मल इंच में आपके जो खाने रहेंगे वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, लेकिन इसमें जो इंच के खाने हैं वो क्या होते हैं, बड़े बनाए जाते हैं। यानी कि जो इसके खाने होते हैं सामान्य साइज से बड़े होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों होते हैं। ठीक है, सामान्य साइज से क्या होते हैं, सामान्य साइज से बड़े होते हैं। क्यों, अब देखिए जब आप कोई चीज़, आपको मान लीजिए कोई भी 5 mm की वस्तु बनानी है कास्टिंग करके, बात को समझिए, आपको कोई 5 mm की वस्तु बनानी है कास्टिंग करके। अब क्या करेंगे, अगर आप 5 mm का ही पैटर्न बना देंगे, यानी कि 5 mm की आपको वस्तु चाहिए और आपने 5 mm का क्या कर दिया, पैटर्न बना दिया। सॉरी 5 mm आप इसको मत रखिए, इसको आप 5 सेंटीमीटर रखिए। 5 सेंटीमीटर की आपको वस्तु बनाना है और 5 सेंटीमीटर का ही आपने क्या कर दिया, पैटर्न बना दिया। तो जब क्या करेंगे, पैटर्न से आप मोल्ड बनाएंगे, सैंड में मोल्ड बनाएंगे, तो उस मोल्ड में जब आप कास्टिंग करेंगे तो पहले तो वस्तु क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर की ही रहेगी। लेकिन जब वस्तु ठंडी होती है, यानी कि जब कोई भी मेटल ठंडा होता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है, और जब वो सिकुड़ेगा तो जो आपकी वस्तु रहेगी वो 5 सेंटीमीटर की ना होके 5 सेंटीमीटर से छोटी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको 5 सेंटीमीटर की वस्तु बनानी है तो आपको जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर से बड़ा बनाना रहेगा। और क्योंकि जो आपका मोल्ड बने वो क्या बने, 5 सेंटीमीटर से बड़ा बने। और जब आप उसमें क्या करें, कोई मोल्डिंग करें तो वस्तु सिकुड़े तो, लेकिन सिकुड़ने के बाद वो क्या हो जाए, एक्चुअल 5 सेंटीमीटर की बन जाए। तो अब देखिए जब पैटर्न बनाना है तो अगर हम उसको, जो पैटर्न मेकर है उसको क्या देते हैं, नॉर्मल रूल दे देते हैं, तो वो क्या कर देगा, कुछ ना कुछ एरर कर देगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसे श्रिंक रूल देंगे, जिसके जो खाने हैं, यानी कि जो इंच के खाने हैं वो सामान्य जो स्केल होती है उसके खानों से बड़े रहेंगे। तो क्या होगा, वो जो पैटर्न मेकर रहेगा वो 5 सेंटीमीटर की, यानी कि वो श्रिंक रूल से क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर का ही पैटर्न बनाएगा, लेकिन एक्चुअल वो पैटर्न क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो उसको अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बताया भैया 5 सेंटीमीटर का जो है बनाना है, 5 सेंटीमीटर उसने बना दिया, लेकिन जो हमने इसके बीच में खाने हैं, यानी कि जो इसके बीच में स्पेस है वो क्या कर दिया, वही बड़ा कर दिया। तो वो बनाएगा तो 5 सेंटीमीटर का, लेकिन उसका पैटर्न बड़ा बनेगा। और जब हम उसमें क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे उस पैटर्न में, तो हमारा एक्चुअल जो आप क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर का बन के आएगा। तो श्रिंक रोल का उपयोग जो है यही होता है। अब श्रिंक रोल से जो प्रश्न बनते हैं उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, श्रिंक रूल से जो प्रश्न बनता है आइए हम लोग उसको पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जो खाने बड़े रखे जाते हैं वो कितने बड़े रखे जाते हैं। भाई एक लिमिट है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमने 1 इंच में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खाने बना दिए। तो इसकी एक लिमिट होती है कि श्रिंक रूल के खाने, आप पॉइंट वाइज सभी चीज़ें ऐसे नोट करते जाइए। श्रिंक रूल के खाने 1/10 इंच से 7/16 इंच तक प्रति फुट बड़े रखे जाते हैं, बड़े रखे जाते हैं। कितने बड़े रखे जाते हैं, तो 1/10 इंच से 7/16 इंच तक
इनमें क्या दिया जाता है, इनको बढ़ाया जाता है यानी कि बड़े रखे जाते हैं। दूसरा होता है यूज। यूज पूछता है कि श्रिंक रूल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पहला आपको दे देगा कभी कभी मोल्डिंग शॉप में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। दूसरा क्या प्रश्न पूछता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा पैटर्न मेकिंग में, पैटर्न मेकिंग में, ठीक है। तीसरा कभी कभी ऑप्शन दिया रहता है कि किस प्रकार की वस्तुओं की मापन में किया जाता है, तो गर्म वस्तुओं की मापन में किया जाता है, ठीक है, गर्म वस्तुओं के मापन में किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको श्रिंक रूल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। ये 3 पॉइंट आपसे क्या किए जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा एक छोटा सा रूल है वो है हमारा की सीट रूल, ठीक है। और मैंने जो भी फिगर बनाया था उसमें बीच में कितना श्रिंक दिया गया है वो बीच में उसके अंकित रहता है, ठीक है। अब आइए हमारा एक जो छोटा सा रूल है इसे हम लोग बोलते हैं की सीट रूल, ठीक है। लास्ट रूल है हमारा यानी कि 7वां जो रूल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलिपर के बारे में, ठीक है। तो कैलिपर से भी प्रश्न बनते हैं काफ़ी, तो इसलिए सभी चीज़ें क्या हैं, ज़रूरी हैं। देखिए जो अगला रूल है हमारा इसे हम लोग बोलते हैं की सीट रूल, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग वक्राकार सतहों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। तो आप यहाँ पे स्टार लगाइए और वक्राकार सतहों पर क्या करने में, रेखाएं खींचने में, वक्राकार सतहों पर रेखाएं खींचने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो आकार होता है कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, यानी कि जैसे हमारा क्या होता है एंगल आयरन होता है, इसका आकार जो है कुछ ऐसा होता है। तो मान लीजिए हमारी कोई शाफ्ट का सर्कुलर पार्ट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसे, यानी कि एंगल आयरन का ऐसे रख के क्या कर सकते हैं, इस पे जो ग्रेजुएशन है इधर यानी कि शाफ्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, शाफ्ट के ऊपर खींच सकते हैं। और जैसे शाफ्ट में क्या करना है, की वे वगैरह काटना है, तो उसको जो है मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि उस पर मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग यानी कि की सीट रूल का उपयोग किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला मेजरमेंट टूल है उसकी तरफ, वो है हमारा कैलिपर, ठीक है। तो कैलिपर से जो प्रश्न बनते हैं आइए हम लोग उसको देखते हैं। कैलिपर, ठीक है। अब देखिए कैलिपर से जो पॉइंट वाइज प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैलिपर क्या है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अप्रत्यक्ष मापी क्या है, औजार है, ठीक है। पहला पॉइंट ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कहेगा निम्न में से बताइए कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार है, तो कैलिपर उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। आपको एक बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कैलिपर की बात हो रही है, ना कि वर्नियर कैलिपर की। अगर आपसे बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर हमारा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है, जबकि कैलिपर हमारा क्या है, कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष मापी यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। तो इंग्लिश में भी समझ लीजिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखिए, कैलिपर का उपयोग दूरी को स्थानांतरित करने के लिए
स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कैलिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई भारी मशीन है जिसके पास, हमारे पास स्केल नहीं है, हम स्केल उसके पास नहीं ला सकते, हमको क्या करना है, उस पर कोई माप लेनी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई माप लेनी है। ठीक है, मार्किंग लगी हुई है, हमको क्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक माप लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर कैलिपर इस तरह से लगाते हैं और इस दूरी को क्या कहाँ करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। कहाँ पे? स्केल पे स्थानांतरित कर लेते हैं, यानी कि रूल पे स्थानांतरित कर लेते हैं। और फिर ये कैलिपर में हमने माप ले लिया और यहाँ पे क्या किया, स्टील रूल पे क्या किया, इसको ऐसे लगाया और स्टील रूल ने क्या कर दिया, हमको माप बता दिया कि भैया ये आपकी जो माप है ये कितना है, 5, 10, 15 जितने भी सेंटीमीटर है। कैलिपर ने क्या किया, ये माप हमें बता दिया। तो कैलिपर का उपयोग क्या करते हैं, हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से जो दूरी है इस दूरी को क्या किया, इस दूरी को स्थानांतरित करने का काम किया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहता है डिवाइडर का, यानी कि विभाजक का भी। तो विभाजक का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं है। हम लोग विभाजक से भी, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुसुइया भी बोलते हैं हिंदी में, विभाजक का उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, विभाजक का उपयोग भी हम लोग कर लेते हैं दूरी को स्थानांतरित करने में, लेकिन उसका पर्पज वो नहीं होता। उसका उपयोग क्या किया जाता है, जब मैं मार्किंग टूल पढ़ाऊंगा, डिवाइडर का उपयोग आपको पढ़ाऊंगा, उस डिवाइडर का जो उपयोग है छोटे वृत्त खींचने में और किसी भी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए किया जाता है, ना कि उसका उपयोग दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे दूरी को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैलिपर, डिवाइडर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है, आपको कैलिपर टिक करना है। तो दूसरा पॉइंट ये था हमारे कैलिपर से क्या इम्पोर्टेंट। तीसरा जो प्रश्न बनता है इससे वो पूछता है कि किस मटेरियल के जो है हमारे बने होते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट पूछता है कैलिपर किसके बने होते हैं, तो कैलिपर्स माइल्ड स्टील के बने होते हैं तथा हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS के भी बने होते हैं। वो हमारे किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे उपयोग पे डिपेंड करता है। यानी कि कैलिपर माइल्ड स्टील के भी बने होते हैं और हाई कार्बन स्टील के भी बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब माइल्ड स्टील के बने रहेंगे तो इनकी क्या की जाएगी, सरफेस हार्डनिंग की जाएगी। ठीक है, जब मैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बढ़ाऊंगा तो उसमें कितने तरह की सरफेस हार्डनिंग होती है, ये सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और जब HCS के बने होते हैं तो इनकी क्या की जाती है, हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, जब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तो इनकी क्या होती है, हार्डनिंग की जाती है। जब माइल्ड स्टील के बने होते हैं तो इनकी क्या की जाती है, सरफेस हार्डनिंग की जाती है। अब हम लोग आइए देखते हैं कैलिपर के प्रकार। ठीक है, कैलिपर के प्रकार। तो सबसे पहले क्या, पहला आप देख लीजिए बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला क्या होता है, फर्म ज्वाइंट। दूसरा क्या होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, अब आप समझिए जो फर्म ज्वाइंट होता है उसमें क्या लगा होता है, जो हमारी दोनों लेग्स होती हैं इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल जो है क्या लगा होता है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से होता है डिवाइडर। इसे जहाँ से हमारी नाप लिया जाता है, आप इसको भी समझिए, जहाँ से हमारा मेजरमेंट लिया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेजिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। दूसरी बात ये, यहाँ पे एक नॉर्मल रिवेट लगा होता है और रिवेट में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दोनों लेग्स में। तो उस फ्रिक्शन के कारण हम जो माप लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे इसको मान लीजिए हमने ओपन कर दिया तो ये क्या रहता है, खुला रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने गोला प्रकार वगैरह में स्प्रिंग देखा होगा, लगा होता है स्प्रिंग लोडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग लोडेड हम लोग स्प्रिंग लगा देते हैं
तो ये क्या होता है, नाप लेने के बाद अगर हमने इसको सेट कर दिया तो स्प्रिंग लोड के द्वारा ये टिका रहता है, ये हिलता नहीं है। जबकि फर्म जॉइंट कैलिपर क्या है, अगर उसका फ्रिक्शन कम हो गया, घिस गया, तो वो हमारा क्या कर सकता है, हिल सकता है। तो इसलिए एक्यूरेट माप लेने के लिए हमारा किसका उपयोग किया जाता है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगला, जो कार्य के आधार पर जो हमारे कैलिपर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न हमारा बनता है, फिगर से भी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, कौन कौन सा कैलिपर होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है इनसाइड कैलिपर, और सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, आइए उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब आउटसाइड जो कैलिपर होता है उसका चित्र आप देखिए। ठीक है, क्योंकि चित्र से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, अब आपको इससे एक बात याद रखनी है कि जो इसकी भुजाएं हैं, जो इसकी लेग्स हैं, वो कैसे होती हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। तो आपको एक फिगर दे देगा कि निम्न में इस कैलिपर का नाम बताइए, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर। इस तरह से आपसे ऑप्शन दे देगा। तो ये हमारा कौन सा कैलिपर है, ये है हमारा आउटसाइड कैलिपर। और जो इसका उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, वो इसका जो उपयोग है वो बाह्य मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार लगा के लिख लीजिए, बाहरी माप के लिए किसका, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको आउटसाइड कैलिपर से ये 2 बातें याद रखनी है, और ये फिगर आपको क्या होना चाहिए, फिगर आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा इनसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर का फिगर देखिए, इनसाइड कैलिपर हमारा कैसा होता है, इनसाइड कैलिपर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी कि जो इसकी लेग्स हैं, गेजिंग पॉइंट है, वो कैसा होता है, वो बाहर की तरफ मुड़ा होता है। तो ये फिगर भी आपको देख के पूछ सकता है कि बताइए ये हमारा जो कैलिपर है ये कौन सा कैलिपर है। तो ये हमारा कैलिपर कौन सा कैलिपर है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किसी खांचे या ग्रूव की माप लेने के लिए, इसका उपयोग हमारा किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आइए देखते हैं जो तीसरा कैलिपर है, जो कि हमारा क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण कैलिपर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड लेग कैलिपर। जिसे हम लोग कहते हैं ऑड लेग कैलिपर। अब देखिए, ऑड लेग कैलिपर से जो प्रश्न बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऑड लेग कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसे हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर। ठीक है, इसे हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो इसका उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी जॉब के समानांतर
रेखाएं खींचने, किसी जॉब के समानांतर क्या रेखाएं खींचने और किसी गोलाकार वस्तु का केंद्र यानी कि सेंटर निकालने में। दो उपयोग इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या कि किसी जॉब के समानांतर, अभी मैं बताऊंगा किसी जॉब के समानांतर कैसे ये रेखा खींचता है, और किसी गोलाकार वस्तु का क्या निकालने में, केंद्रक यानी कि सेंटर फाइंड करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका फिगर देखने के बाद तब देखेंगे कि कैसे जो है इसका उपयोग किसी जॉब के समानांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। देखिए कुछ ऐसा होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर, ठीक है। कुछ ऐसा होता है हमारा ऑड लेग कैलिपर। इसकी क्या होती है, एक भुजा नुकीली होती है यानी कि गेजिंग पॉइंट होता है, मार्किंग जब लगभग करने के लिए होता है, हार्ड होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हमारा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई जॉब है, ठीक है। हमको क्या करनी है, इस पर ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया और ऐसे ही हमको क्या करनी है, बहुत सारी लाइनें, समांतर लाइनें, इसी लाइन के समानांतर क्या करनी है, बहुत सी लाइनें खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए जो ये लेग वाला है इसको क्या करेंगे, इस लेग को क्या कर देंगे, यहाँ पे फंसा देंगे, और यानी कि ऐसे है, हमने लेग को यहाँ पे फंसा दिया और जो इसका ये गेजिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे रख दिया, यानी कि जहाँ पे हमको क्या करनी है, लाइन खींचनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट फंस जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे सरकाते हुए जाएंगे तो हमारी क्या होगी, ये लाइन खींचती हुई चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दूरी को बढ़ा लेंगे और फिर इस तरीके से ऐसे लाइन इसको सरकाते हुए चले जाएंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे लाइन खिंच जाएगी। फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे फंसाए रहेंगे और क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे दूरी को, और फिर इसको ऐसे सरकाते हुए ले जाएंगे तो हमारी यहाँ पे लाइन खिंच जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये कैलिपर है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब के समानांतर लाइनें खींचते हैं। तो ये थे 3 कैलिपर। अब जो चौथा कैलिपर से सबसे प्रश्न बनता है, ठीक है, यानी कि कैलिपर के हमारे जो टाइप वाइप थे सब खत्म हो गए, एक प्रश्न और बनता है कैलिपर से, वो है हमारा साइज से, ठीक है, कि कैलिपर का जो साइज है कैसे लिया जाता है। तो आप यहाँ पे डालिए कैलिपर का साइज, ठीक है, रिवेट सेंटर यानी कि जो यहाँ पर रिवेट लगा रहेगा इसके सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी तक लिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये गेजिंग पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसी से हमारा कैलिपर का साइज मापा जाता है। कभी कभी प्रश्न में दिया जाता है कि अधिकतम खुलने के, यानी कि जितना अधिकतम खुल सकता है उससे कैलिपर का साइज मापा जाता है, तो वो नहीं होगा। कैलिपर का साइज किससे मापा जाता है, रिवेट, यानी कि जो रिवेट का सेंटर है उससे जो गेजिंग पॉइंट की दूरी है वहाँ से कैलिपर का साइज मापा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कैलिपर। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेजरमेंट टूल वो है हमारा ट्राई स्क्वायर। सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा, फिर भी 1-2 पॉइंट जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो हम लोग देख लेते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। और ट्राई स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर को ही हम लोग गुनिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है।
गुनिया ट्राई स्क्वायर। तो इसका चलिए मैं फिगर बना देता हूँ छोटा सा नॉर्मल सा, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा ट्राई स्क्वायर। यहाँ पे एक रिवेट वगैरह लगी होती है और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमारे क्या रहते हैं, ग्रेजुएशंस रहते हैं। और ये हमारा जो कोण होता है ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लेड बोलते हैं, या इसे पत्ती भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या होता है, ब्लेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। ब्लेड का मटेरियल आपसे पूछता है कि ब्लेड हमारा किस मटेरियल का बना होता है, तो ब्लेड आपको याद रखना है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टॉक की बात करें तो ये हमारा कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जो ट्राई स्क्वायर का स्टॉक होता है वो किसका बना होता है, नॉर्मली कास्ट आयरन का ही बना होता है, लेकिन जब बहुत हल्के कार्य हमको करने रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एल्यूमिनियम का बना लेते हैं, ठीक है। बाकी ये काम क्या करता है, इसका काम आपको जो है पता ही है। इसका जो काम है, इसकी सहायता से जॉब के 90 डिग्री के कोण की, ठीक है, 90 डिग्री के कोण की जांच की जाती है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, 90 डिग्री पर क्या करने में, रेखाएं खींचने में, यानी कि हमको क्या करनी है, 90 डिग्री पर कोई रेखा खींचनी है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा इसका काम क्या है, किसी जॉब की समतलता चेक करने में भी, ठीक है। जिन लोगों ने वर्कशॉप में काम किया होगा वो ये जो इसका यूज है ऐसे करते होंगे। किसी जॉब की समतलता चेक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे हमारे पास क्या रहती है, कोई हमको ब्लॉक मिला है, छोटी सी प्लेट वगैरह हमको मिलती थी ना वर्कशॉप में काटने के लिए, फिर उसको फिट करने के लिए। तो उस जब प्लेट को, यानी कि मान लीजिए प्लेट है, प्लेट के ऊपर आप अपना ब्लेड ऐसे लगाएंगे, तो अगर उसमें क्या है, उसमें कोई गैप नहीं है तो इसका मतलब वो प्लेट क्या है, समतल है। अगर उसमें क्या होगा, बीच में आपको क्या प्रकाश आ रहा है, यानी कि खिड़की की तरफ हम करके ऐसे देखेंगे और उधर से अगर प्रकाश आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो समतल नहीं है। तो समतलता चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, समतलता चेक करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले जो है मेजरमेंट टूल की तरफ। वो हमारा क्या है, वो है हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। अगला जो है हमारा वो क्या है, चांदा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, ठीक है। इससे कुछ खास प्रश्न बनता नहीं। चांदा हमारा कुछ इस तरह का होता है। मटेरियल इसका क्या होता है, मटेरियल इसका स्टील भी हो सकता है और प्लास्टिक भी हो सकता है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अगला, ठीक है, वो हमारा है बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो है हमारा बेवेल प्रोटेक्टर, ठीक है। इसका उपयोग भी क्या किया जाता है, कोण मापन में किया जाता है। इसका देखिए फिगर मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके का क्या होता है, कुछ इस तरीके का इसका जो फिगर होता है, ठीक है। अब बस आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूल, यहाँ पे वर्नियर में खाने बने होते हैं और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मेन स्केल। अब देखिए आप लोग पता है वर्नियर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए हम लोग वर्नियर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वर्नियर 2 डिजिट तक हमारा मेजरमेंट कर सकता है, जबकि नॉर्मल जो स्टील रूल है वो हमारा सिर्फ 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। तो बस उसी तरह है, जैसे प्रोटेक्टर से हम लोग नॉर्मल मेजरमेंट करते हैं 1 डिग्री, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, बहुत ही शुद्धता के साथ मापन करना है,
तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। इसे बेवल प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और इसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्नियर का सिद्धांत है वो फॉलो किया जाता है मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए। जब हम लोग सूक्ष्म मापी यंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज देखेंगे। बहरहाल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका एक एक पार्ट मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न बनता है सबसे पहले ये कि इसका जो अल्पतमांक है वो कितना होता है। जैसे आपसे वर्नियर वगैरह का अल्पतमांक पूछा जाता है, अभी मैंने आपको स्टील रूल का अल्पतमांक बताया। वो अल्पतमांक क्या होता है, वह छोटी से छोटी माप जो कोई भी मापन यंत्र तो शुद्धता के साथ ले सकता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा अल्पतमांक होता है। तो इसका जो ये अल्पतमांक होता है ये होता है 1/12 डिग्री या 5 मिनट। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। तो जब आप 1/12 डिग्री को किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो कितना आएगा, 5 मिनट। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है कि जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर या वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है, तो उसका अल्पतमांक 1/12 डिग्री या 5 मिनट होता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर मान लीजिए कभी आपसे मटेरियल पूछता नहीं है तो आपको क्या बताना है, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट टूल। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला मेजरमेंट टूल है वो है वायर गेज। ठीक है, बहरहाल इसको मैं गेज में पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अब वायर गेज देखिए कुछ इस तरीके का होता है और इस पे क्या बने होते हैं, कुछ इस तरीके के खांचे बने होते हैं, अलग अलग साइज के खांचे बने होते हैं, जिन पर क्या होते हैं, जिन पर नंबर लिखे होते हैं और क्या होते हैं, उन पे उनका साइज भी लिखा रहता है। तो वायर गेज का उपयोग पूछता है किस लिए किया जाता है, तो वायर गेज का उपयोग सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। और इसमें जो खाने होते हैं, तो आप एक बात याद रखिए, 0 से 37 नंबर तक खाने होते हैं। तो कभी कभी आपसे ये पूछ ले कि कौन से नंबर का खाना सबसे बड़ा होता है, तो जो 0 नंबर का खाना होता है सबसे बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमको क्या लगता है, अगर नहीं पता है कि 37 नंबर का खाना सबसे बड़ा रहेगा, यानी कि जो 0 नंबर का खाना रहता है वो सबसे ज़्यादा मोटी सीट को क्या कर सकता है, माप सकता है। जो 37 नंबर का खाना होता है वो क्या होता है, वो सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे पतली जो सीट है वो कौन वाला मापेगा, वो 37 नंबर वाला खाना मापेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक नोट वाइज देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण नोट हैं, एक दो जो छूट जाते हैं हमारे जो प्रश्न बने हैं, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो नोट के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को भी लिखेंगे। ठीक है, नोट में लिखिए, पहला नोट में पहला लिखिए कि स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री पर लेना चाहिए। ये प्रश्न मैंने क्विज में दिया भी था, तो बहुत लोग इस प्रश्न को क्या कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। आपको पता है जो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा क्विज होता है ऑर्गेनाइज, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए, मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो जो कोई भी हमारी वस्तु रहती है तो उस पर क्या पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा हुआ, हम उस पर उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेजरमेंट गलत है, क्योंकि तापमान के कारण वो क्या हो गई है, वो वस्तु हमारी एक्सपैंड है उस समय, यानी कि उसकी जो आकृति माप है वो हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस पे हम कोई मेजरमेंट लें तो हमारा क्या होता है, सही आता है लगभग। तो ये हमारा कौन सा टेम्परेचर होता है, ये होता है हमारा 20 डिग्री। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड मापों को कितने डिग्री पर लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मापों को 20 डिग्री पर लेना चाहिए। दूसरा जो नोट लिखिए, ट्राई स्क्वायर से चेक की गई परिशुद्धता, ठीक है, कितनी होती है, 10 mm लंबाई पर 0.002
mm होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है। तो ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो 10 mm लंबाई पर 0.002 mm होती है। ठीक है, जो कि अधिकतम वर्कशॉप के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, पर्याप्त होती है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक पॉइंट और था, लेकिन ये मैंने आपको पहले बता दिया था। श्रिंक रोल का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है? श्रिंक रोल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं श्रिंक रूल, क्योंकि नोट वाइज अगर आपने चीज़ें लिखी हुई है तो एग्जाम के समय में लास्ट समय में अगर आपने उसको भी रिवीजन कर लिया तो भी आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। तो श्रिंक रूल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में, श्रिंक रूल का उपयोग मोल्डिंग शॉप में किया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा मेजरमेंट। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर सकता था मैंने क्या किया, उसको आपको करने का प्रयास किया, कवर करने का प्रयास किया हम लोगों ने। ठीक है, आप देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो कौन कौन सा आपको ऑप्शन दे देगा? आपको ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड स्टील रूल, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है ट्राई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है स्ट्रेट एज और चौथा ऑप्शन दिया है कैलिपर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? तो मैंने आपको भी बताया कैलिपर में कि कैलिपर हमारा क्या है? कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, तो इसी तरह आपसे प्रत्यक्ष मापी औजार ले लेगा और आपको 3 ऑप्शन अप्रत्यक्ष मापी का दे देगा और एक ऑप्शन कोई प्रत्यक्ष मापी औजार का, जैसे स्टील रूल, कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब दे देगा। तो आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने